पहाड़ों की खूबसूरती हम सबको लुभाती है ना? लेकिन क्या हो अगर इन्हीं वादियों के पीछे कोई बेहद खौफनाक और जानलेवा रहस्य छिपा हो? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो कई रातों की नींद उड़ा सकती है। हम कुख्यात रोहतांग दर्रे की गहराइयों में जाएंगे और साहिल नाम के एक युवक और उसके 3 दोस्तों की उस भयानक रात को डिकोड करेंगे जब एक आम सी ट्रिप अचानक एक अलौकिक दुष्स्वप्न में बदल गई। अब जब हम रोहतांग का नाम सुनते हैं तो दिमाग में बर्फ और टूरिस्ट की तस्वीरें आती हैं। लेकिन सच तो ये है कि स्थानीय बोली में इसका शाब्दिक अर्थ कुछ और ही है। लाशों का ढेर या फिर मृत्यु की घाटी। और यकीन मानिए, ये कोई टूरिस्ट्स को डराने के लिए बनाई गई पीआर ट्रिक बिल्कुल नहीं है। इसका एक सदियों पुराना बेहद काला इतिहास है। पुराने वक्त में जो भी इस दर्रे को रात में पार करने की कोशिश करता, वो अक्सर अगली सुबह घाटी में मरा हुआ पाया जाता था। प्रशासन इसे हमेशा अत्यधिक ठंड या हादसों का नाम देता रहा, लेकिन लोक कथाओं की माने तो बात कुछ और ही है। दरअसल साहिल और उसके दोस्तों को उनके होटल के स्टाफ ने एक बहुत ही साफ और सख्त चेतावनी दी थी। नियम बहुत सीधा था, शाम 6 बजे से पहले लौट आना। स्थानीय लोग इस नियम को इतना मानते हैं कि सूरज ढलते ही वो अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि अंधेरा होते ही वहां एक मायावी साया भटकता है, एक ऐसी भ्रामक शक्ति जो लोगों की जान ले लेती है। इस खौफनाक लोककथा के कुछ खास पहलू हैं जिन्हें समझना इस पूरी घटना के लिए बहुत जरूरी है। पहला, वो मायामी साया जो लोगों को पूरी तरह भ्रमित कर देता है। दूसरा, शाम 6 बजे का कर्फ्यू जिसका जिक्र हमने अभी किया। तीसरा, रूप बदलने वाली ताकतें जो अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखाई देती हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये शक्तियां हमेशा उन लोगों को अपना शिकार बनाती हैं जो अंदर से टूटे हुए या भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली परेशानी, चेतावनी की अनदेखी। उन दोस्तों ने उस 6 बजे वाली चेतावनी को बस एक अंधविश्वास समझा और हंसकर टाल दिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके ही ग्रुप में एक इंसान बहुत बड़े खतरे में था, उनका दोस्त समय। समय के छोटे भाई की कुछ ही महीने पहले एक स्कूल ट्रिप के दौरान दर्दनाक मौत हो गई थी। वो अंदर से बुरी तरह टूट चुका था, गहरे सदमे और शोक में था। और जैसा कि हमने अभी लोक कथा के नियमों में देखा, यही वो भावनात्मक कमजोरी थी जिसकी तलाश उस साई को थी। शाम 6 बजे जब उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, उन्होंने वो चेतावनी इग्नोर कर दी। रात 9 बजे तक रोहतांग पूरी तरह सुनसान हो गया था और भयंकर धुंध की वजह से गाड़ी मुश्किल से 30 की स्पीड पर रेंग रही थी। रात 11 बजते बजते उन्हें ये खौफनाक एहसास हुआ कि वो एक अलौकिक लूप में, एक माया जाल में फंस चुके हैं। और रात के 2 बजे जाकर किसी तरह वो वहां से बचकर अपने होटल पहुंचे। ये कोई नॉर्मल ट्रैफिक या रास्ता भटकना नहीं था, बल्कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक यातना थी जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। जरा सोच कर देखिए, आमतौर पर जब हम पहाड़ों पर गाड़ी चलाते हैं तो माइलस्टोन पर लिखी दूरी कम होती जाती है ना? लेकिन उस रात, उस फैंटम लूप में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। साहिल और उसके दोस्तों को बार बार, लगातार एक ही पत्थर दिख रहा था जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। 20-20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद भी वो उसी जगह पर वापस पहुंच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दर्रे ने उन्हें किसी दूसरी दुनिया में कैद कर लिया हो, जहां समय और दूरी का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब शुरू होता है। जब वो लोग उस मनाली 28 किलोमीटर वाले पत्थर के पास से गुजर रहे थे, तो गाड़ी में बैठे 3 लोगों को एक ही समय पर एक ही जगह पर 3 बिल्कुल अलग चीजें दिखाई दी। साहिल ने वहां धोती पहने एक बूढ़े आदमी को देखा, चिराग को हाथ में खिलौना लिए एक छोटी बच्ची दिखी, और अरुण जो गाड़ी चला रहा था उसे वहां एक काला घोड़ा खड़ा दिखा जो बस उन्हें घूर रहा था। मतलब ये कोई आम मतिभ्रम नहीं था, ये इस बात का सीधा सबूत था कि वो साया अपना रूप बदल सकता था और हर किसी के दिमाग के साथ अलग तरह से खेल रहा था। और फिर वो साया उनके सामने आ गया, मदद की एक झूठी पुकार बनकर। एक पल के लिए सीन की कल्पना कीजिए। घुप अंधेरा है, गाड़ी अब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अचानक अरुण कहता है कि बाहर मत देखना, कोई हमारे साथ चल रहा है। बाहर कीचड़ से सना हुआ चोटिल एक 15 साल का लड़का गाड़ी की स्पीड के साथ बिल्कुल आराम से कदम मिलाकर चल रहा था। वो भाग नहीं रहा था, बस चल रहा था। ये भौतिक विज्ञान के हर नियम के खिलाफ था। दरअसल वो साया सीधे समय के दुख का फायदा उठा रहा था। समय ने अपना भाई खोया था
और अब उसे उस अजनबी लड़के में एक ऐसा इंसान दिख रहा था जिसे उसकी सख्त जरूरत थी। इस पूरी घटना का ये पल किसी की भी रूह कंपा सकता है। समय पूरी तरह से उस शक्ति के वश में आ चुका था, बिल्कुल सम्मोहित। वो बस बड़बड़ा रहा था कि उसे मदद चाहिए, और उसने अपनी खिड़की नीचे कर दी। अरुण ने घबराकर सेंट्रल लॉक से खिड़की बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिस्टम जाम हो चुका था। जब गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी तो साहिल ने रियरव्यू मिरर में पीछे देखा। वो कीचड़ से सना लड़का सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर हाथ हिला रहा था, और गाड़ी के अंदर बैठा समय के चेहरे पर एक बेहद खौफनाक और अस्वाभाविक मुस्कान थी, और वो पलटकर उस साई को हाथ हिला रहा था। खैर, किसी तरह वो उस डरावने रास्ते से निकले और रात करीब 2 बजे अपने होटल के कमरे में आ गए। उन्हें लगा कि चलो मौत की घाटी पीछे छूट गई, अब सब ठीक है, सब सोने चले गए। लेकिन रात के 3:30 बजे अचानक साहिल की आंख खुली, और जो उसने देखा उसने ये साबित कर दिया कि वो साया बाहर सड़क पर नहीं छूटा था, वो उनके साथ कमरे के अंदर आ चुका था। साहिल को अंधेरे में किसी के गाने की आवाज आई। कोई लोरी गा रहा था, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। जब उसने मुड़कर देखा तो समय आईने के सामने खड़ा था। वो खुद को आईने में घूरते हुए बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह वो लोरी गा रहा था, लेकिन सिर्फ आवाज डरावनी नहीं थी। समय की आंखें पूरी तरह से खून जैसी लाल हो चुकी थीं, और उसके गले पर ऐसे निशान उभर आए थे जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। उसके चेहरे पर वही अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। अब वो समय नहीं था, कोई और था। डर के मारे साहिल, अरुण और चिराग दरवाजे की तरफ भागे। तभी समय उनकी तरफ पलटा। उसने एक मासूम बच्चे की तरह लेकिन बहुत ही खौफनाक तरीके से हंसते हुए एक सवाल पूछा। उसने कहा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और इतना बोलते ही वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये उस आत्मा का उनके डर का मजाक उड़ाना था। खिड़की खोलकर समय ने खुद उस बुरी शक्ति को अपने अंदर आने की इजाजत दे दी थी। अंधकार से मुक्ति, आत्मा का निष्कासन। सुबह होते ही वो तीनों दहशत में एक स्थानीय पुजारी के पास दौड़े। पुजारी ने जो किया वो पूरी तरह से एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। सबसे पहले उसने समय को देखते ही बता दिया कि हाल ही में इसके किसी अपने की मौत हुई है। आत्मा ने उसी दुख का फायदा उठाकर मृत भाई का रूप धरकर इसे वश में किया है। फिर पुजारी ने कड़े मंत्रों के साथ नजर उतारने की प्रक्रिया शुरू की, और फिर वो हुआ जिसे देखकर वहां खड़े हर इंसान के होश उड़ गए। पूजा के दौरान समय को भयानक उल्टी होने लगी, और उसके शरीर से एक अजीब सा गाढ़ा और बिल्कुल काला तरल पदार्थ बाहर निकला। ये असल में उस नकारात्मक ऊर्जा का भौतिक रूप था जो उसे अंदर से खत्म कर रही थी। उस काले तरल के निकलते ही समय एकदम नॉर्मल हो गया। शारीरिक रूप से वो आज बिल्कुल ठीक है और अपनी आम जिंदगी में वापस लौट चुका है। लेकिन इस घटना ने कुछ ऐसे गहरे घाव दिए हैं जो शायद कभी नहीं भरेंगे। वो लोग उस मौत की घाटी से जिंदा तो आ गए, लेकिन मानसिक आघात हमेशा के लिए जुड़ गया। साहिल आज भी रातों को चैन से सो नहीं पाता। वो शापित लोरी आज भी उसके बुरे सपनों में गूंजती है। सच में कुछ सफर खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन इंसान के जहन से कभी नहीं जाते। तो इस पूरी खौफनाक घटना का गहराई से विश्लेषण करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या रोहतांग पास की ये मृत्यु की घाटी सिर्फ एक स्थानीय अंधविश्वास और मनगढ़ंत कहानी है जिसे खराब मौसम और थकान का नाम दिया जा सकता है, या फिर ये सच में एक बेहद खतरनाक अलौकिक जाल है जो सूरज ढलने के बाद हर उस लापरवाह मुसाफिर का इंतजार करता है जो इन चेतावनियों को मजाक समझता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अगली बार किसी शांत और सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए विचार जरूर किया जाएगा। हमारे इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहिए, और हाँ, चेतावनियों को कभी अनसुना मत कीजिएगा।